इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में संसदात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से मंत्रिमंडल और संसद के बीच संबंध। मंत्रिमंडल और संसद दो यूनिट है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। ये सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। 3 अंग में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से काम करती है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये आता है कि व्यवस्थापिका यानी संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री सेलेक्ट होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में हम पढ़ाते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। 2 तरह की कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ, और वास्तविक यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो वास्तव में शक्तियों का उपभोग करके कार्य करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। इसके साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व की जो बात आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आई कि व्यवस्थापिका जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जनता के लिए विचार विमर्शात्मक सभा स्थल, निम्न सदन लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी सदन है, राज्यसभा राज्यों के प्रति उत्तरदायी सदन है, जिसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अब प्रश्न आया, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व में एक कहावत है, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। यानी संसद में बहुमत को बनाए रखना, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल जो रिस्पॉन्सिबल है, सरकार जिसको कहते हैं, भरोसा बनाए रखना, बहुमत बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक, बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 साल के टाइम पीरियड के लिए जो सरकार का निर्माण किया जाता है उसमें उत्तरदायित्व की भावना जरूर होनी चाहिए। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसके साथ ही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात आती है तो विभागाध्यक्ष अपने विभाग का अध्यक्ष होने के नाते पूर्णतः अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को पूरा करता है और उसे करना भी चाहिए। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व डिपार्टमेंटल, यानी जैसे वित्त विभाग है, चिकित्सा विभाग है, सुरक्षा विभाग है, रेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, जो डिपार्टमेंट है महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल भी मानी जाती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा केंद्र बिंदु है, एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है, चक्कर काटता है। यानी प्रधानमंत्री हैंडल करता है, नेतृत्व करता है, केंद्रीयकृत भूमि को निभाता है और नियंत्रण भी रखता है अपने डिपार्टमेंट के सभी अध्यक्षों पर। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है कुशल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है। फिर प्रश्न आता है कि गोपनीयता। जैसे संसद की कार्रवाई तो खुले में होती है, यानी हम घर बैठे संसद की कार्रवाई को देखते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये संसद की कार्रवाई तो खुले में स्वतंत्र रूप से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में गोपनीयता अति आवश्यक, यानी पार्टी का प्रवक्ता ही, संगठन का प्रवक्ता ही बाहर आकर बैठक में हुई कार्रवाई की जानकारी देता है। गोपनीयता कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सारी देश की, राष्ट्र की सभी नीतियों का निर्धारण, निर्माण, संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व,
ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हम आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है मंत्रिमंडल और संसद का क्या संबंध है। जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो निम्न सदन जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और संसद के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल है। तो सरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो पॉइंट है हमारे कि संसद सरकार से प्रश्न पूछकर, बहस द्वारा, बजट द्वारा, निंदा द्वारा, स्थगन द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय समय पर नियंत्रण लगा सकता है। क्यों? इसी को घनिष्ठ संबंध के बीच में भी जोड़ा गया है और इसी को जिसको अपन कह सकते हैं नियंत्रण और संतुलन, यानी सरकार की योजनाओं के बारे में, निर्णयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में हर का क्वेश्चन को संसद के सदस्यों को पूछने का अधिकार है। सरकार के विभागाध्यक्ष जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं उनको सदन में, हाउस में उन चीज़ों का प्रति उत्तर भी देना पड़ता है। इसके साथ बात आती है जैसे बजट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आय व्यय का लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट से तैयार होता है वार्षिक बजट और उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि संसद उसमें कोई चेंज नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि जिस सरकार का बहुमत है, जिस सरकार के बहुमत वाले सदस्य मंत्रिमंडल में गए हैं उसकी मेजॉरिटी संसद में भी है। तो नेचुरल है कि 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव को पास करके आगे दूसरे सदन में पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर बजट पर कटौती की मांग कर ली जाए संसद के द्वारा, उसमें कमी बेसी की मांग कर ली जाए संसद द्वारा, तो ये एक तरह से संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण ही माना जाता है। इसी तरह एक पहलू है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार रूटीन में काम कर रही है और संसद के सदस्य, जैसे हाउस चल रहा है तो हाउस में अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो संसद के सदस्य एक बार उन विषयों को पर चर्चा को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू को सदन पटल पर, सदन के समक्ष रखकर कह सकता है पहले इस पर विचार कीजिए। तो ये भी अपने आप में एक बात है, महत्वपूर्ण पहलू है कि संसद सर्वोच्चता की भूमिका निभाती है। सबसे मेन बात आती है कि 5 साल के लिए सरकार का निर्माण हुआ, चुनावी प्रोसेस के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से सरकार बन गई। इसके बाद सरकार को सदन के सदस्यों में अपना पूरा बहुमत और भरोसा और विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए सदन के द्वारा तो सरकार को त्यागपत्र देने की नौबत भी आ सकती है। तो प्रश्न पूछना, बहस करना, बजट कटौती, निंदा, निंदा माने आलोचना कि कोई गलत स्टेप उठा लिया जो जनहित में नहीं है, जिसको जनहितकारी नहीं समझा जा रहा संसद सदस्यों द्वारा, तो उसका अपोज किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो उसको कहते हैं निंदा। निंदा माने आलोचना। आलोचना ज़्यादातर सदन में विपक्ष के द्वारा होती है और लोकतांत्रिक प्रोसेस को सुदृढ़ बनाने के लिए विपक्ष का संगठित होना बहुत जरूरी है, जिससे सरकार में पारदर्शिता बनी रहती है। क्योंकि प्रश्नों का प्रति उत्तर तो सरकार को सदन में देना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है विभागाध्यक्ष को। तो इसलिए विपक्ष जो है, जैसे कहा जाता है ना छाया मंत्रिमंडल, परछाई की तरह चलता है विपक्ष मंत्रिमंडल के साथ कार्य को देखने के लिए, तो उससे हम बच नहीं सकते। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रोसेस में हर चीज़ विचार विमर्श, वाद विवाद, बातचीत, पंच निर्णय प्रोसेस से किए जाते हैं। डिक्टेटरशिप में तो आई एम द स्टेट, मैं ही राजा, मैं ही राज्य, मैं ही सरकार, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरा निर्णय मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में ये संभव नहीं। तो मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी।
माना जाता है। फिर एक पहलू ये भी आता है व्यवहारिक स्थिति में कि संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करती, वरन मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित कर लेता है। तो उसमें हम बताना चाहेंगे आपको इसके रीजन क्या है। सैद्धांतिक स्थिति तो आपके सामने ये थी। व्यवहारिक स्थिति अब क्या आ रही है कि संसद उसको नियंत्रित नहीं कर पाती, वरन मंत्रिमंडल समय से पूर्व संसद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास ये बात जाती है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को समय से पूर्व भंग करके री-इलेक्शन की घोषणा की जा सकती है। ये मंत्रिमंडल के हाथ में रहता है, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति जो मीडिएटर है, सर्वोच्च पद पर है और मीडिएटर भी है। दोनों तरफ की बात को सुनना समझना उनका दायित्व होता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे ऐसा क्यों कि मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जैसे नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी और कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई। रीजन क्या है? इसका रीजन ये माना गया कि कार्यपालिका जो है वो एक सेलेक्टेड सदन है, नियमित रूप से काम करने वाला सदन, उसको हैंडल करता है प्रधानमंत्री, यानी नेतृत्व है सुदृढ़ कुशल नेतृत्व। रेगुलर काम करना, सेलेक्टेड टीम के रूप में काम करना, गोपनीयता को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें कार्यपालिका में आपको दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ संसद के अधिवेशन सीजनल होते हैं। संसद के पास क्योंकि अब जनाधिक्य अधिक है और समस्याएं भी बहुत अधिक है और सभी समस्याओं का निवारण संसद में हो नहीं पाता, तो वह अपने अधिकांश दायित्वों को रेगुलर काम करने वाली संस्था जैसे कार्यपालिका है उसको प्रदत्त कर देता है। प्रदत्त करना माने सौंप देना। जैसे संकट काल तुरंत कार्रवाई की मांग करता है, राष्ट्रपति ने कोई संकटकालीन डिसीजन ले लिया, आपातकालीन डिसीजन ले लिया, उसका 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने का टाइम पीरियड है, उस आदेश पर संसद का 2/3 अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन 6 महीने का टाइम पीरियड। तो अब आप देखें कि जो नियमित काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होकर निर्णय लेगा, जो संगठित होकर काम करेगा, गोपनीयता से काम करेगा, एक नेतृत्व के अंडर में काम करेगा, वो सदन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। संसद में सदस्य संख्या भी ज़्यादा है, अल्पकालीन अधिवेशन है, सीजनल है और अनेक दल विद्यमान, संख्या भी ज़्यादा है और अनावश्यक कई दफ़ा तो हम देखते हैं अनावश्यक वाद विवाद में समय बर्बाद हो जाता है और महत्वपूर्ण पहलू पीछे छूट जाते हैं, तो काम पेंडिंग हो जाता है। तो इस कारण संसद को की सर्वोच्चता में या कार्य शक्तियों में जो न्यूनता आई, ये रीजन बताए गए। समय की बर्बादी, अनावश्यक वाद विवाद, अधिक संख्या और सीजनल अधिवेशन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा न हो पाना, आपसी वाद विवाद में उलझ कर रह जाना और संसद की कार्रवाई खुले में है जो पूरी हम देख सकते हैं लाइव। और यहाँ कार्यपालिका में है, सेलेक्टेड टीम है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, संगठित दल है, समय नियोजन है और निर्णायक भूमिका रहती है। तो इस तरह से हम पढ़ाते हैं संसद और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू पर हमने चर्चा की, जिसमें सैद्धांतिक पक्ष रखा, जिसमें हमें संसद ज़्यादा प्रमुख दिखाई दे रही है, और जब व्यवहारिक पक्ष रखा तो उसमें हमें कार्यपालिका ज़्यादा प्रमुख दिखाई दे रही है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर के हम इस सिद्धांत को नहीं भूल पाते हैं जो आंगिक सिद्धांत पर बल देता है। उसका कहना है कि जब तक सरकार के अंग सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना संभव नहीं हो सकती। नीति निर्देशों की अनुपालना,
नहीं हो सकती। संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सबको ज्वाइंटली काम करना पड़ता है और आज का युग वैज्ञानिक युग है और समस्याओं का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से संभव होता है। तो नई तकनीक को प्रयोग में लाकर ही समस्याओं के निदान पर बल दिया जाना चाहिए। प्रणाम।